हेलो ऑल। आज इस लेक्चर में हम C++ के ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली हम इस लेक्चर में अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन ही स्टडी करेंगे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जब हम इफ स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। आज हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज LHS assigns RHS। नाउ मैथ्स में हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये एक्चुअली ये जो ऑपरेटर जिसे हम इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं, जो ये कहता है हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रोग्रामिंग में या C++ में ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है, ना कि इक्वालिटी ऑपरेटर। सो आई विल राइट दिस ऑपरेटर इज बेसिकली इज असाइनमेंट ऑपरेटर, assignment operator, and the task of the assignment operator is to assign the right hand side to the left hand side. The reverse is not true। मतलब राइट हैंड साइड में जो कुछ होगा उसे लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करना, देना, ये काम होगा इस ऑपरेटर का, जिसे हमने क्या कहा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड पर या तो आप वैल्यू रख सकते हैं या आप वेरिएबल रख सकते हैं या आप एक्सप्रेशन या इक्वेशन रख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही रखा जा सकता है। दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना ऐसा क्यों है और इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि राइट हैंड साइड से चीजें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाने वाली है, और असाइन करने की जब बात आ रही है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास पेन है, मैं इसे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में असाइन कर रहा हूं, दे रहा हूं। इसका मतलब जो भी राइट हैंड साइड से चीजें आएंगी वो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होगी या दी जाएगी, तो वहां मुझे एक स्टोरेज मीडियम की जरूरत होती है। और स्टोरेज मीडियम कौन सा होता है? वेरिएबल। वेरिएबल इज एक्चुअली मेमोरी विच होल्ड सम डेटा। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या हो सकता है? वेरिएबल। दैट इज क्लियर। लेकिन राइट हैंड साइड पे कुछ भी हो सकता है, मतलब वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, इक्वेशन या एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो राइट हैंड साइड पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली सिर्फ वेरिएबल ही होगा, ताकि जो भी राइट हैंड साइड से आए वो प्रॉपरली वहां पर होल्ड हो सके, स्टोर हो सके। तो अब बात करते हैं कि यहाँ हम एक एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं, मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a, और वहां पर असाइंस वैल्यू मैंने लिखी 7। क्या होगा? तो नाउ दिस इज वेरिएबल असाइंस वैल्यू होगा ऐसे। मान लेते हैं यहां पर एक वेरिएबल है a, और इस वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, दैट 7 विल बी असाइन्ड ओवर हियर। सो दिस इज हाउ द वैल्यू विल बी स्टोर्ड एंड दिस विल बी द सिनेरियो जहां पर वैल्यू विल बी असाइन्ड टू द वेरिएबल। ओके, नाउ अगला सेकंड इज, यदि मैं लिखूं इंट b असाइंस a। नाउ व्हाट इज दिस? This is actually the second one. Variable assigns variable. So B is a variable, A is a variable. अब इस केस में क्या होगा? मान लेते हैं B एक वेरिएबल है ना। थोड़ा सा पीछे आते हैं। जैसे इसमें हुआ था कि जो 7 था, जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी वो A में दिखने लगी थी, स्टोर हो गई थी। वैसे ही क्या ऐसा होगा कि B एक वेरिएबल और उसके अंदर A ऐसा दिखने लगेगा या स्टोर हो जाएगा? तो नहीं, दिस इज नॉट द केस। बल्कि क्या होगा, तो वो ध्यान से देखिए। इसको फिर से समझने के लिए मैं यही एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये मेरा जो हाथ है वो a वेरिएबल है, और उसके अंदर जो 7 है दैट इज पेन, और मैं इसको ऐसे असाइन करता हूं, तो क्या होगा? ये जो a वेरिएबल है, ये जो कंटेनर है जिसने 7 को होल्ड करके रखा था या पेन को होल्ड करके रखा, वो कंटेनर यहाँ होल्ड नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर जो कुछ था वो यहाँ पर असाइन हुआ या गया। तो इस तरीके से यहाँ पर a नहीं, बल्कि a के अंदर के जो कंटेंट्स हैं, तो a के अंदर क्या था? 7, दैट 7 विल बी असाइन्ड टू द b। तो अल्टीमेटली यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? 7। अब इसे मैं एक और ऑपरेशन से आपको रिलेट करके बताता हूं। हम लोगों ने कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट सुना है। दिस असाइनमेंट ऑपरेशन इज एक्चुअली द कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब क्या? ए में जो कुछ था दैट इज 7, उसकी सिर्फ एक कॉपी कहां चली जाएगी? बी में। मतलब ए में 7 बना रहेगा और ए की सिर्फ एक कॉपी कहां असाइन की जाएगी? बी में। तो इस तरीके से ए में भी 7 होगा और बी में भी 7 होगा। ए खाली नहीं होगा, जैसे कि यहां हुआ था। दिस इज द डिफरेंस। यहां
मान लेते हैं ये ए है तो ए खाली हो गया था क्योंकि पेन यहाँ जा चुका है, लेकिन प्रोग्रामिंग में या मेमोरी के केस में ऐसा नहीं होगा। दिस इज कॉपी पेस्ट, तो यहाँ ये 7 बना रहेगा, साथ में यही 7 की कॉपी बी में भी आएगी। तो इस तरीके से ए वैकेंट नहीं होगा, ए में भी 7 रहेगा और बी में भी 7 रहेगा। आगे चलते हैं, तीसरा केस लेते हैं। मान लेते हैं मैं ऐसा लिखूं, इंट सी दैट इज वेरिएबल असाइंस एक्सप्रेशन और इक्वेशन। नाउ a प्लस बी, दिस इज द एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अब क्या होगा, क्या ये सी में a प्लस बी ऐसे दिखने लगेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या होगा, नाउ व्हाट इज दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड में c है हमारे पास और राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल है, a और b। नाउ इफ द वेरिएबल इज एट राइट हैंड साइड, वी आर जस्ट गेटिंग द वैल्यू आउट ऑफ दैट, हम उसकी एक कॉपी बस जान रहे हैं। अब देखिए a राइट हैंड साइड पे तो उसकी एक कॉपी जानिए, दैट इज 7, b राइट हैंड साइड पे उसकी एक कॉपी जानिए, तो b की वैल्यू क्या है, 7, 7 प्लस 7 दैट इज 14, और अल्टीमेटली यहां पर c में क्या असाइन हो जाएगा, 14। तो भले ही यहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो एक्सप्रेशन असाइन नहीं होगा, बल्कि एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, सॉल्व होने पे जो वैल्यू आएगी वो यहां पर वेरिएबल c में असाइन हो जाएगी। इन तीनों ही एग्जाम्पल से हमें एक और बात समझ में आ रही है, वो ये कि राइट हैंड साइड पे चाहे वैल्यू हो, वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू ही असाइन की जाएगी। आप देख सकते हैं 7 जो वैल्यू थी वैल्यू ही असाइन हुई, a वेरिएबल है लेकिन असाइन क्या हुआ, 7, इसकी वैल्यू यहां असाइन हुई थी। ऐसे ही a प्लस बी एक्सप्रेशन था लेकिन वैल्यू असाइन हुई, एक्सप्रेशन पहले सॉल्व हुआ, सॉल्व होने के बाद एक वैल्यू आई 14 और वो वैल्यू असाइन हुई। तो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी असाइनमेंट होगा वो वैल्यू का ही होगा। तो वैल्यू तो असाइन हुई, वेरिएबल की वैल्यू, और यहाँ पर एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, उससे एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू यहाँ पर असाइन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डिस्कशन का पार्ट था, जो कि हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक मीडियम चाहिए जो कि राइट हैंड साइड से जो भी चीजें आएगी उसको स्टोर कर पाए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल ही होगा। अब हम ये बात करते हैं कि यदि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल ना रख के वैल्यू रखी जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अलाउड नहीं है। चलिए रख के देखते हैं। जो अलाउड नहीं है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान लेते मैंने लिखा 5 असाइंस 7, दैट इज वैल्यू असाइंस वैल्यू, यहाँ वेरिएबल की बजाय हमने वैल्यू लिख दी। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। Why not possible? 5 is a constant. We cannot change the value of this 5. ये ऑपरेटर क्या कहता है, 7 को कहाँ रख दिया जाए, 5 के अंदर। Now 5 is a constant itself. वो कोई वेरिएबल नहीं है जिसमें कि हम वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 नहीं हो सकता। जब यहाँ 5 नहीं हो सकता तो फिर यहाँ पर ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सारे सिनेरियो आपके गलत साबित हो जाएंगे। चूंकि वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू हम वैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कहता है कि राइट हैंड साइड से चीजें लेफ्ट हैंड साइड में असाइन की जाए। तो वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट, जो कि वैल्यू स्टोर कर सके। कांस्टेंट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, वैल्यू वैरी नहीं हो सकती। अब अगला, मान लेते हैं मैं राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन लिखता हूं, तब क्या वो वैलिड होगा? दिस इज नॉट वैलिड। पूरा नाउ एक्सप्रेशन रखते हैं, लेट्स से a प्लस बी असाइंस 7, ऐसा मैंने लिख दिया। नाउ इन मैथ्स दिस इज वैलिड, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अलाउड। अब कुछ कारण हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों अलाउड नहीं है। चूंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, यदि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो वैल्यू 7 को यहाँ पर असाइन करने की बात जब आएगी तो हु विल डिसाइड कि A में 7 का कितना पोर्शन आएगा और B में 7 का कितना पोर्शन आएगा? Who is going to decide? फिर आगे बात करते हैं, मान लेते हैं हमने कहा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 3.5 और 3.5, लेकिन A और B इंटीजर वेरिएबल्स है, उसमें 3.5 स्टोर हो नहीं सकता। तो यदि आप 3.5 भिजवा भी देते हैं तो वैल्यू स्टोर होगी 3 और 3, दैट इज इक्वल टू 6, लेकिन भेजी थी 7 और स्टोर हुई 6, वो जो बची हुई वैल्यू 1 है उसका हिसाब किताब कहां से आएगा? सो दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, यदि मैं यहां पर डिफरेंट वैल्यूज भेज दूं, मान लेते हैं मैंने यहां लिख दिया 3 और यहां लिख दिया 4, उस केस में तो टोटल 7 हुआ, लेकिन इसमें फिर यहां पर यह कंफ्यूजन हो जाएगा कि A में 3 जाना चाहिए या B में। यदि A में 3 जाता है तो B में 4 जाएगा, और B में यदि 3 जाता है तो A में 4 जाएगा। तो ये भी किसी रूल के तहत डिसाइड नहीं किया जा सकता कि A में कितना पोर्शन जाएगा और B में कितना पोर्शन जाएगा। तो चूंकि ये सब नहीं पॉसिबल है, इसलिए
लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन नहीं रखा जा सकता, एंड द रीजन इज दिस ऑपरेटर इज नॉट द इक्वल टू ऑपरेटर, रादर इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फिर यदि यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं रखा जा सकता तो फिर यहाँ पर बाकी जो सिनेरियो है वो भी वैलिड नहीं होंगे। कौन कौन से सिनेरियो है? एक्सप्रेशन असाइंस वैल्यू, एक्सप्रेशन असाइंस वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन असाइंस एक्सप्रेशन। सो इसमें से नथिंग इज वैलिड। तो जो वैलिड है वो सिर्फ ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, राइट हैंड साइड पे कुछ भी रखा जा सकता है, दैट इज वैल्यू, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल अंडर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। अगले रूल पे चलते हैं। जो सेकेंड रूल है वो ये कहता है कि जो भी ऑपरेटर आप एक्सप्रेशन में यूज करना चाहते हैं उस ऑपरेटर को आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। कंप्यूटर किसी भी ऑपरेटर को अज्यूम नहीं करेगा कि वो वहां पर अवेलेबल है। एनी ऑपरेटर, एनी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर cannot be assumed to be present in any arithmetic or logical expression. We must have to specify the operator to be used explicitly. Now यहाँ दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, implicit और explicit। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। यदि मैथ्स में मैं ऐसा लिखता हूं C इज इक्वल टू AB और मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या मतलब है, तो सभी लोग शायद यही आंसर देंगे कि C इज इक्वल टू A इंटू B। नाउ यहाँ इंटू लिखा नहीं है, फिर भी हम एक्सप्लिसिटली, नॉट एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली, तो यहाँ इम्प्लिसिटली हम यहाँ क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर है, डॉट, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन को। तो हम इसलिए कह देते हैं कि C इज इक्वल टू A इंटू B। लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो दिस इज नॉट अलाउड। आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना ही होगा। सिस्टम अज्यूम नहीं करेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल नहीं। We must have to specify the operator to be used explicitly. This is the second rule. Now this was the simple rule but most important. Now the third rule. Third rule is the expressions must be single line expression. Now what is the single line expression? Mathematics में ये हम ऐसा कुछ लिख देते हैं जैसे E is equal to A plus B divided by C minus D. Now this is two line statement. Programming में this two line statement is not valid. This is first line, this is second line. So this is two line statement. Programming में आपको single line statement लिखना होगा। मतलब this will be invalid. Rather the valid will be E is equal to A plus B divided by C minus D. This is valid. लेकिन जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, आंसर गड़बड़ आने लगेंगे, गलत आने लगेंगे या दूसरा आने लगेगा। वो कैसे? वो ऐसे होगा, यहां हम एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, पहले A प्लस बी करना चाह रहे हैं, फिर C माइनस डी करना चाह रहे हैं। मान लेते A प्लस बी से क्वांटिटी आई X, C माइनस डी से क्वांटिटी आई Y, उसके बाद हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। मींस यहां पर डिवीजन ऑपरेशन सबसे लास्ट में परफॉर्म होगा, या हम डिवीजन ऑपरेशन को सबसे लास्ट में परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन यदि मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दूं तो जो डिवीजन ऑपरेशन जो सबसे लास्ट में परफॉर्म हो रहा था वो यहां पर डिवीजन ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा बॉडमास रूल के हिसाब से। तो B डिवाइड बाय C सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा, मतलब डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगा। तो ऑब्वियस है जो डिवीजन सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होना था वो डिवीजन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आंसर तो डिफर करेगा ही। तो इस तरीके से यदि आप स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में लिखना चाहते हैं तो यहां पर आंसर्स डिफर करने लगेंगे, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट रूल है दैट इज यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो यहां हम यूज ऑफ ब्रैकेट्स देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं। और उससे पहले आप ये जरूर समझ लीजिए कि जो स्टेटमेंट होंगे वो आपको सिंगल लाइन में ही लिखने होंगे। तो ये जो आंसर डिफर आने लगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और जो वैलिड ब्रैकेट्स है जो आपको यूज करना है वो इस तरीके से, सबसे पहले दिस इज पैरेंथेसिस जो कि आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ब्रैकेट जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और उसके बाद एक होता है कर्ली ब्रेसेस जिसको कि हम सर्पाकार कोष्टक कहते हैं। तो ये तीन अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं, कोष्टक्स होते हैं जिनको हम लोग कोष्टक होते हैं जिनको हमें यूज करना है प्रोग्रामिंग में, C++ में, और सभी का अपना अलग अलग मतलब है या यूज है। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस से शुरू करते हैं। सो आई विल जस्ट नेम इट एज A, and in A we will discuss parenthesis. Now parenthesis के अपने आप में तीन अलग अलग यूजेस हैं।
एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पैरेंथेसिस यूज होता है, मैं हिंदी में नंबरिंग कर रहा हूं, तो क ख ग, दिस विल बी द नंबरिंग फॉर 3 डिफरेंट यूजेस ऑफ पैरेंथेसिस। जो पहला यूज है पैरेंथेसिस का वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, दैट इज द पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू डिफाइन और डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। जो कि प्रॉब्लम थी हमारे पास, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कि हम मैथ्स में भी करते हैं। The parenthesis is used to decide the sequence of execution. Now, how that sequence of execution can be decided? तो हम इसी एक्सप्रेशन को अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर लिखता हूं E is equal to A plus B divided by C minus D. What will be the sequence? तो सीक्वेंस कुछ ऐसे होगी, सबसे पहले B divided by C सॉल्व होगा, लेट्स से क्वांटिटी X is obtained, फिर उसके बाद प्लस और माइनस बोथ आर हैविंग सेम प्रेसिडेंस, तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगा। यहां पर a प्लस एक्स पहले सॉल्व होगा तो y मिलेगा, देन अब लास्ट में माइनस ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और इससे हमें एक क्वांटिटी मिलेगी एंड दैट क्वांटिटी विल बी असाइन्ड इन द वेरिएबल e। दिस इज हाउ द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होगा या होना चाहिए। अब यदि मैं ब्रैकेट यूज करूंगा तो उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। कैसे? विल कंटिन्यू दिस और हियर, यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहां मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं। यदि मैंने लिखा E is equal to A plus B and I put a bracket over here divided by C minus D, अब आप देख सकते हैं यहां पर, यहां जो सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस यहां पर चेंज हो जाएगी। कैसे? अब ब्रैकेट विल बी सॉल्व फर्स्ट, मान लेते हैं A plus B सॉल्व होने के बाद आपके पास एक क्वांटिटी आई X, देन डिवाइड बाय C minus D, उसके बाद अब द प्रेसिडेंस ऑफ दिस डिवीजन इज हायर देयर एज कंपेयर टू माइनस, तो ये सॉल्व होगा, Y आएगा और उसके बाद लास्ट में यहां पर एक क्वांटिटी आएगी z एंड दैट विल बी असाइन्ड टू e। सो दिस इज हाउ द सीक्वेंस इज चेंज्ड नाउ। यहां पहले डिवीजन हुआ था लेकिन यहां सबसे पहले प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। इसी को मैं आगे और कंटिन्यू करूं, मैं एक बार और ब्रैकेट को यूज करके देखता हूं। मान लेते मैंने लिखा a प्लस बी, एक ब्रैकेट मैंने यहां लगाया, डिवाइड बाय c माइनस d, एक ब्रैकेट मैंने यहां लगाया। अब क्या होगा? द सीक्वेंस विल बी चेंज्ड अगेन। अब सबसे पहले a प्लस बी ये सॉल्व होगा, इससे क्वांटिटी मान लेते हैं x आ गई, उसके बाद ये एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखता हूं और अब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उससे क्वांटिटी आएगी दैट इज y और उसके बाद लास्ट में ये ऑपरेशन होगा, डिवीजन ऑपरेशन सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा और अल्टीमेटली आपको एक वैल्यू मिलेगी। सो यहां आपने देखा कि ब्रैकेट को यूज करने से कैसे सीक्वेंस चेंज होती है। अब ये जो हमने अभी देखा, जो ब्रैकेट का यूज देखा, ये मैथ्स में भी था, लेकिन मैथ्स में एक चीज और भी थी। मैथ्स में ये था कि जब भी बड़े एक्सप्रेशंस होते थे तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ब्रैकेट्स वी कैन यूज इट, अलाउड है। कैसे? जैसे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन में लिखता हूं, मान लेते मैंने लिखा z इज इक्वल टू a प्लस एंड देन b माइनस देन c इंटू d डिवाइडेड बाय e, लाइक दैट वी कैन यूज एनी सीक्वेंस। फिर उसके बाद माइनस f प्लस g, लेट्स से दिस इज द सीक्वेंस। अब आप इसे ऐसे क्लोज कर सकते हैं। मींस इन मैथमेटिक्स आप कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते थे, आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान देना होता था। प्रोग्रामिंग में लेकिन यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि आप किसी भी, चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पैरेंथेसिस ही यूज करना है, इसके अलावा कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना है। मतलब यदि मैं ऐसे प्रोग्रामिंग में लिखूं तो प्रोग्रामिंग में ये गलत होगा। प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे a प्लस, नाउ द सेम पैरेंथेसिस विल बी यूज्ड b, नाउ हियर this is not valid, again you will have to use parenthesis, c into d, again closing parenthesis, then e minus, then f plus g and again parenthesis। सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस आपको यूज करना है, इसके अलावा कोई और ब्रैकेट एक्सप्रेशंस में आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ पैरेंथेसिस, दैट इज सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस ही आपको यूज करना है। नाउ पैरेंथेसिस का सेकेंड यूज, आई विल नेम इट एज ख। पैरेंथेसिस का जो सेकेंड यूज होता है वो एक्चुअली कंडीशंस को स्पेसिफाई करने में होता है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जैसे कि इफ स्टेटमेंट, लूप्स जो होते हैं जैसे कि फॉर लूप्स, तो जो भी लूप्स होते हैं या इफ स्टेटमेंट होते हैं वहां पर कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट में या लूप्स में ब्रैकेट को यूज करते हैं।
तो आई मेंशन दैट, तो ब्रैकेट होगा और उस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखनी होगी, कंडीशन. सो इन केस ऑफ इफ स्टेटमेंट, loops, if you want to specify condition, that condition must be specified in parenthesis. So that is the second use of parenthesis. Now the last use of parenthesis, that is the parenthesis is used to mention or specify the arguments or parameters to the function. अब ये फंक्शन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप ऐसा समझें कि फंक्शन इज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. जैसे मान लेते मुझे कोई एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करना है, जैसे कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है. अब मुझे 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना हो, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो, या किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो, उसके लिए लॉजिक हमेशा सेम ही रहने वाला है. तो हम हर बार हर नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए लॉजिक फिर से ना लिखें, बल्कि उसे एक बार स्टोर कर दें, एक नाम देके स्टोर कर दें और बार बार कॉल करते जाएं. तो जब हम उस कोड ब्लॉक को एक नाम देके स्टोर कर देंगे जिसका काम होगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देना, उस ब्लॉक को हम फंक्शन कहेंगे. तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. नाउ जब फंक्शन हम लिखते हैं तो उसमें इनपुट पैरामीटर्स देते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. उन पैरामीटर्स को पास और एक्सेप्ट करने के लिए हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं फैक्टोरियल फंक्शन की बात करूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, आई विल राइट फैक्टोरियल. Let's say this is a function. If I want to calculate factorial of 5, so I'll pass 5 in parentheses. This will be treated as the input argument in the function. और इस तरीके से मुझे यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल वेरिएबल f में प्राप्त होगा. ये तो फंक्शन कॉलिंग की बात कर रहे हैं. जब हम फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन को हम कहीं ना कहीं डिफाइन करेंगे, उस केस में भी आप ऐसा लिखेंगे, दैट इज फैक्टोरियल. और यहाँ पर जो भी ये वैल्यू पास होगी उसे आप एक्सेप्ट करेंगे एक इंटीजर वेरिएबल n में. तो यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि जो भी पैरामीटर है, जो इनपुट पैरामीटर है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए पास और एक्सेप्ट दोनों के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं. और यहाँ पर आपको पूरी बॉडी डिफाइन करने की फैक्टोरियल फंक्शन कैसे काम करता है. सो दिस इज द लास्ट यूज ऑफ पैरेंथेसिस, टू पास और एक्सेप्ट द आर्गुमेंट ऑफ पैरामीटर्स इन केस ऑफ फंक्शंस. नाउ नेक्स्ट, आगे जो पैरेंट ब्रैकेट है हम उसको डिस्कस करेंगे. दैट इज हम स्क्वायर ब्रैकेट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस को डिस्कस करेंगे. चलिए, तो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को देखते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट, द स्क्वायर ब्रैकेट इज रिजर्व्ड फॉर एरे. स्क्वायर ब्रैकेट का सिर्फ और सिर्फ एरे में ही उपयोग होता है. तो सबसे पहले देखते हैं एरे क्या होता है. एरे एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें डेटा एलिमेंट्स हम लोग कहेंगे. एंड एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप एंड साइज अंडर अ कॉमन नेम इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी फैशन. मैं एक एरे ड्रॉ करके बताता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे. एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स. मान लेते हैं यहाँ पर कुछ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है. मैं और बढ़ा लेता हूं इसको. दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप एंड साइज. मान लेते हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ 5 डेटा एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर जो खास बात है एरे में वो क्या है, देन एरे इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप एंड साइज. तो अब आप देख सकते हैं सबके टाइप और साइज, साइजेस की बाट करें, टाइप यदि मैं इसको डिक्लेयर करता हूं तो आपको समझ में आएगा. मान लेते हैं मैं इसको ऐसा लिखता हूं, लेट्स से इंट ARR and if I mention the size as 5. Now here this is type and this is size. Size is 5, 1 2 3 4 5. Size is int. इसका मतलब ये है कि जो हर एलिमेंट होगा वो 2 बाइट्स का होगा और वहां जो भी डेटा होगा वो इंटीजर डेटा ही होगा. सो दिस इज एरे, सो आई विल नेम इट एज ARR. नाउ यहां पर जो ब्रैकेट है उसका क्या यूज है वो देखिए. यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है जो पहला यूज है स्क्वायर ब्रैकेट का वो एरे में एरे का साइज डिफाइन करने के लिए उपयोग में किया जाता है. द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज टू डिफाइन द साइज ऑफ द एरे. सो दिस इज द साइज ऑफ द एरे. So this is the size of array, and that size we must have to specify in a square bracket. This is the first use. Now second use, यहाँ array की एक प्रॉपर्टी है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका नाम सेम होगा, कॉमन होगा. मतलब सभी का नाम ARR होगा. इस लोकेशन का नाम या इस एलिमेंट का नाम भी ARR है, इस एलिमेंट का नाम भी ARR है, ऐसे सारे एलिमेंट के नाम ARR है. Now this will create a problem. जब पांचों ही का नाम ARR है और मुझे किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर को एक्सेस करना हो तो मैं क्या लिखूं. मान लेते हैं मुझे यहाँ पर 10 स्टोर करना है. सो शुड आई राइट ARR assigns 10.
अब दिक्कत ये है, जब आप 10 को ARR में असाइन करेंगे तो सभी के नाम ARR है, तो ये 10 स्पेसिफिकली यहीं जाए, ये कैसे डिसाइड होगा? ऐसे केसेस में हम यहाँ पर एरे में एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, हर लोकेशन को या हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंडेक्स को भी यूज करते हैं। जैसे किसी क्लास में यदि 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे जिनके नाम एक से हो, और यदि किसी स्टूडेंट को नाम से पुकारा जाए, तो हो सकता है वो स्टूडेंट आए जिसे नहीं पुकारा गया हो सकता है वो सारे स्टूडेंट आ जाए जिनके नाम कॉमन है। पर मान लेते हैं मैंने कहा रोल नंबर 2 बाहर आ जाइए, अब क्या होगा? वो स्पेसिफिक स्टूडेंट ही बाहर आएगा जिसे मुझे बुलाना है। बिल्कुल जैसे क्लास में हम रोल नंबर असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे यहाँ पर हम इंडेक्स यूज करते हैं और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट इंडेक्स विल बी 0, देन 1, 2, 3 and 4. Now, if I want to access any specific element out of the array, then the second use of square bracket, that is, I must have to pass the index of that element in square bracket. जैसे कि मान लेते मुझे यहाँ 10 लिखना है, तो मुझे ऐसा ना लिख के एक्चुअली लिखना चाहिए ARR of 0 is equal to 10 और असाइन 10। अब क्या होगा? सारों के नाम ARR है, लेकिन हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि आपको 0th कंपार्टमेंट में ही जाना है, 0th ब्लॉक में ही जाना है, तो 10 विल गो टू दिस ब्लॉक ओनली। यदि मुझे यहाँ इस इंडेक्स पर 30 स्टोर करना है, तो मुझे लिखना चाहिए ARR ऑफ उस लोकेशन का इंडेक्स दैट इज 2 is equal to 30. So this is the second use of square bracket in array. So square bracket is completed over here. That is the first use. The square bracket is used to specify the size of the array. Array का size बताने के लिए हमें square bracket use करना होता है। दूसरा, array की सारी locations में से किसी specific location को यदि आपको access करना है, तब array के नाम के साथ आपको उस specific location का index square bracket में pass करना होता है। So this is all about the square brackets. Now we'll discuss that is third one, curly braces. तो curly braces के uses अभी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे। Now curly braces जो है उसके कुछ जो uses है, तो सबसे पहला जो use है उसका that is the curly braces is used to specify a block of code or group of statement. कोडिंग करते समय ऐसा होता है कि मुझे कुछ स्टेटमेंट को अलग से ट्रीट कराना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने यहाँ पर void main लिखा। Now in this void main, if I start the curly braces and I write some statement, so this is forming a group of statement, block of code, group of statement इसको कह दिया। तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस को यूज करें। कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लेते मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा अभी आगे चल के। सो इफ कंडीशन यहाँ हम लोग मेंशन करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने लिखा था पैरेंथेसिस का यूज, दैट इज कंडीशन, तो ये पैरेंथेसिस का यूज हुआ। और अब मुझे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट का ग्रुप लिखना है। Now, this is again the curly braces. This is the group of statement. ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है, दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप जिनके साथ एक सा व्यवहार होने वाला है। जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये 4 स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। सो व्हेनेवर जब भी हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मेंशन करना हो, तो हम उन्हें कर्ली ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। नाउ सेकेंड यूज ऑफ द कर्ली ब्रेसेस, दैट इज द कर्ली ब्रेसेस decides the scope of the variable. It is used to decide the scope of a variable. Now what is scope? Scope is the area in which any variable is accessible. वो एरिया जिसके अंदर वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन डिफाइन किया या कोई भी एक फंक्शन डिफाइन किया और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से इंट ऑफ n। सो नाउ यहाँ पर ये वेरिएबल जो n है उसका स्कोप यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ एंड हो जाएगा। इसके बीच आप इस n वेरिएबल को कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो द एरिया इन विच वेरिएबल इज एक्सेसिबल, दैट इज स्कोप। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊं। मान लेते हैं मैंने यहाँ लिखा void of fn और यहाँ इस फंक्शन में मैं इस n वेरिएबल को यूज करना चाहूं तो एक एरर आएगी। यहाँ एक एरर आएगी, दैट इज अनडिफाइंड सिंबल। मतलब यहाँ पर इस वेरिएबल n को आप इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वो डिक्लेयर्ड नहीं है। जो n वेरिएबल है वो यहाँ डिक्लेयर्ड है, इसलिए सिर्फ इस स्कोप में यूज किया जा सकता है, यहाँ नहीं। यहाँ उसे कोई भी नहीं जानता। फिर भी यदि आप इसे यहाँ यूज करना ही चाहते हैं तो आपको उसे यहाँ भी डिक्लेयर करना होगा। उस केस में यहाँ का n अलग और ये वेरिएबल n अलग, दोनों ही अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर वेरिएबल होंगे। नाम भले ही उनका सेम होगा लेकिन उनका
जो मेमोरी लोकेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स के कारण। इसके अलावा आप ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो उतने यूजफुल नहीं होते हैं और आपको अवॉइड करना है ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करना। ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब ऐसा कि आप उसे किसी स्कोप में ना डिफाइन करें। जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया int ऑफ n, और अब मैं यहाँ पर दो फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से fn, और एक और फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया, लेट्स से void, लेट्स से दिस इज, या दूसरा नाम दे देते हैं, लेट्स से xn, लेट्स से दीज आर टू फंक्शंस। Now I want the same variable to be used in both the functions। उस केस में आप वेरिएबल ना यहाँ डिक्लेयर करें ना यहाँ डिक्लेयर करें, बल्कि दोनों ही फंक्शन के ऊपर आप डिक्लेयर करते हैं। Now this variable will be the global variable and can be accessed from this block as well as this block। But जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको ग्लोबल वेरिएबल्स कम से कम यूज करना, बहुत ज्यादा आवश्यक हो सिर्फ तभी आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल कहीं से भी अपडेट किए जा सकते हैं और आप उसका ट्रैक रखना आपके लिए मुश्किल होगा कि ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस ब्लॉक से चेंज की गई है। इसीलिए इनकंसिस्टेंसी और बाकी जो प्रॉब्लम्स है उससे बचने के लिए ये कहा जाता है कि आप जो वेरिएबल है उसे ग्लोबल कम से कम, बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी डिफाइन करें। So this is the second use of curly braces, and the last use of curly bracket is in case of arrays। एरे में यदि आपको एरे बनते ही उसमें कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, तब उस केस में जो भी वैल्यूज आपको उसमें इनिशियलाइज करनी है वो आपको कर्ली ब्रेसेस में मेंशन करना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड यूज एंड लास्ट यूज ऑफ द कर्ली ब्रेसेस, दैट इज टू असाइन और इनिशियलाइज द एरे एज सून एज इट इज डिक्लेयर्ड। उस केस में मुझे ऐसा करना होगा, मान लेते ये एरे है और मैं इसमें कुछ वैल्यूज असाइन करना चाहता हूँ, लेट्स से दिस इज ऑफ साइज 5, so I'll assign the values as 10, 20, 30, 40, 50 likewise। so यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरे बनेगा भी जैसे कि एरे बना हुआ है, और वहां बनते ही यहाँ पर सारी वैल्यूज इस तरीके से स्टोर हो जाएंगी। so this is the another use of curly braces। इसके बाद इसके कुछ वेरिएशंस भी है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, let's say int a, do not specify the size and just mention the values 10, 20, 30, 40 and 50। the same thing will happen। इस केस में भी ऐसा ही होगा, सेम एरे बनेगा और उसमें 10, 20, 30, 40 रिस्पेक्टिवली हर लोकेशन पर एक वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। व्हाट अबाउट कि यदि आपने कुछ इनसफिशिएंट वैल्यूज भेजी है, उस केस में क्या होगा, तो मैं स्पेशली थर्ड केस जो अभी लिख रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मान लेते हैं मैंने ऐसा लिखा, लेट्स से int a, और यहाँ पर आई हैव स्पेसिफाइड द साइज एज 5 एंड आई हैव मेंशनड ओनली 3 वैल्यूज, दैट इज 10, 20 एंड 30। देन व्हाट विल हैपन, उस केस में क्या होगा, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं। उस केस में एरे का साइज 5 मेंशन्ड है, देयर विल बी 5 ब्लॉक्स बट ओनली 3 वैल्यूज आर गिवन। सो यहाँ पर ये 3 वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी और बाकी लोकेशन पर 0, 0 वैल्यू इनिशियलाइज होगी। दिस इज ए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो मैंने यहाँ ए लिखा है उसको यहाँ पर वैल्यूज मैंने इसी एरे में आपको मेंशन करके बताई थी, लेकिन इस ए के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया आपके लिए। So this is the use of curly braces। Okay, so these are the uses of all the brackets, that is parenthesis, square bracket and curly bracket। Now next arithmetic rule we will discuss, that is the fifth arithmetic rule। The fifth rule is actually based on the first rule। In first rule we have discussed LHS assigns RHS, और फिफ्थ रूल में स्पेसिफिकली RHS पे वेरिएबल और वैल्यू के बजाय हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो हमने ये देखा कि राइट हैंड साइड पे हम लोग एक्सप्रेशन या इक्वेशन रख सकते हैं, और जो भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन होती है उसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ ऑपरेंड्स होते हैं। मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल लिखूं, लेट्स से द फर्स्ट ऑपरेंड इज OP1 एंड ऑपरेटर आई विल मेंशन इट एज OP, और जो सेकंड ऑपरेटर है इसको मैंने ऑपरेंड है उसे मैंने कहा OP2। सो OP1 एंड OP2 आर द ऑपरेंड्स एंड OP इज द ऑपरेटर। दिस एक्सप्रेशन विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, और वो एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगा तो उससे एक वैल्यू आपको मिलेगी, और वो वैल्यू यहाँ पर राइट हैंड साइड में किसी वेरिएबल में असाइन होगी। दैट इज एक्चुअली द सिनेरियो। अब ये बात करें मैथमेटिक्स की, दिन थोड़ी देर बात करें तो ये होता है कि मैथमेटिक्स में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट ऑपरेटर पर डिपेंडेंट करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते मैंने लिखा 15
plus 2, so it will give me 17. 15 and 2 are integer quantities and 17 is again an integer quantity. But if I change the operator, मान लेते मैंने लिखा 15 divided by 2, now operands are again integer type of, but the value जो कि सॉल्व होके आएगी that is 7.5. मैथ्स की बात कर रहा हूं. इसका मतलब क्या, मैं मेंशन भी कर देता हूं, दिस इज इन केस ऑफ मैथ्स, है ना. तो मैथमेटिक्स में ऑपरेंड सेम टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, लेकिन ऑपरेटर पर डिपेंड कर रहा है कि जो भी वैल्यू सॉल्व होके आ रही है उसका टाइप क्या है. जो भी वैल्यू इवैल्यूएट होके आ रही है उसका टाइप ऑपरेटर के टाइप पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि जो भी वैल्यू इवैल्यूएट होके आ रही है उसका टाइप ऑपरेंड्स के टाइप पर डिपेंड करता है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो फिर यहां हम बात करते हैं, मान लेते हैं पहला ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है, ऑपरेटर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑपरेंड भी इंटीजर टाइप का है, तो जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगी उसका टाइप भी इंट होगा. मान लेते हैं पहला ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है, ऑपरेटर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है, तो जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगी वो फ्लोट टाइप की होगी. इसी तरीके से मान लेते हैं पहला ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है, ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, सेकेंड ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है, तो जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगी वो फ्लोट टाइप की होगी. और इसी तरीके से लास्टली यदि पहला ऑपरेंड फ्लोट टाइप का है, ऑपरेटर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑपरेंड भी फ्लोट टाइप का है, तो जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आएगी उसका टाइप फ्लोट होगा. नाउ यहां हम ऐसा देख रहे हैं कि सिर्फ इंट के केस में इंटीजर आंसर आ रहा है, ऑपरेटर चाहे जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इंट के केस में इंट, बाकी सारे केसेस में आंसर फ्लोट आएगा, या जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आ रही है उसका टाइप फ्लोट होगा. क्या ये रूल है? नहीं, रूल ऐसा नहीं है. रूल क्या है? रूल ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जिस भी ऑपरेंड का टाइप सबसे बड़ा होगा वैल्यू उसी टाइप की होगी, जो इवैल्यूएट होके वैल्यू आएगी उसी टाइप की होगी. क्या मतलब? देखिए इंट में कौन बड़ा? इंट बड़ा, इसलिए जो वैल्यू इवैल्यूएट होके आई उसका टाइप भी क्या है? इंट. इंट फ्लोट में कौन बड़ा? फ्लोट बड़ा, रिजल्ट फ्लोट टाइप का. फ्लोट इंट में कौन बड़ा? फ्लोट, तो रिजल्ट फ्लोट. फ्लोट में कौन बड़ा? फ्लोट, तो रिजल्ट फ्लोट. तो इन ऑल जो भी इवैल्यूएटेड वैल्यू है उसका टाइप वही होगा जो उस ऑपरेंड का टाइप होगा जो बड़ा है. दैट इज द रूल. सो यहां पर ये जो अभी हमने डिस्कशन किया ये राइट हैंड साइड का डिस्कशन है. अभी लेफ्ट हैंड साइड पर जब वैल्यू इवैल्यूएटेड वैल्यू स्टोर होगी, अब वहां के डिस्कशंस करते हैं. तब ध्यान से देखिए, वो डिस्कशन करने के लिए मुझे यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे जो मैं यहाँ लिखता हूं. मान लेते हैं यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से इंट ऑफ n, और यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा दैट इज 17 और 15, एनी वैल्यू कैन बी टेकन, 17 डिवाइड बाय 2. एंड इफ आई आस्क व्हाट वैल्यू विल बी प्रिंटेड, फाइनल वैल्यू जो कि प्रिंट होगी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, द ऑप्शंस आर, आपके पास जो ऑप्शंस है वो मैं लिख देता हूं, दैट इज 8.5, देन 8.0, 8 एंड नथिंग. सो यहां पर फर्स्ट टाइम यदि हम थोड़ा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की बात करें तो जो नॉर्मली जो आंसर स्टूडेंट्स देते हैं वो देते हैं 8.5, बिकॉज 17 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8.5, बोल दिया 8.5, बट ऐसा नहीं है. व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास सॉल्व होने के लिए आए तो पहले आप ये वाले रूल अप्लाई करिए जो अभी हमने डिस्कशन किया. नाउ 17 इज अ इंटीजर क्वांटिटी, 2 इज अ इंटीजर क्वांटिटी. इंटीजर का इंटीजर के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे चाहे डिवीजन भी क्यों ना हो, वैल्यू जो इवैल्यूएट होके आएगी वो किस टाइप की आएगी? इंटीजर. तो इसीलिए यहाँ पर 8.5 तो जनरेट ही नहीं होगा, बल्कि क्या जनरेट होगा? 8. ना 8 इज द इंटीजर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, और यहां जब हम उसे वेरिएबल n में असाइन करेंगे तो n में पूरी क्वांटिटी 8 स्टोर हो जाएगी और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 8. सो यहाँ लगता है कि रिजल्ट 8.5 आएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 8. सेकेंड केस की बात करते हैं. मान लेते हैं मैं ऐसा लिखता हूं इंट n इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 2.0. नाउ द सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू विच विल बी डिस्प्लेड if I print n? Options are same.
अब यहाँ पर डिस्कशन करके देखते हैं ना। हियर यहाँ पर भी लोग कहते हैं कि आंसर, जो स्टूडेंट्स कहते हैं वो आंसर आएगा 8.5, बट अगेन द आंसर इज नॉट सो। वो कैसे, अब देखिए फिर यहाँ राइट हैंड साइड पर यही रूल्स अप्लाई करने जो अभी हमने डिस्कशन किए हैं। इंटीजर ऑपरेटेड बाय फ्लोट, नो डाउट द फ्लोट वैल्यू विल बी जनरेटेड, और यहाँ पर 8.5 जनरेट जरूर होगा। लेकिन अब आगे बात करें, ये 8.5 एक्चुअली यहाँ वेरिएबल n में स्टोर होने के लिए असाइन की जाएगी। लेकिन अब ध्यान दीजिए 8.5 इज अ फ्लोट क्वांटिटी, n इज अ इंटीजर वेरिएबल, और इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट्स का होता है। फ्लोट क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स की जरूरत है, तो 2 बाइट्स के कंटेनर या वेरिएबल में 4 बाइट की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये जो वेरिएबल n है, इट विल स्टोर द इंटीजर पार्ट ओनली, और फाइनल जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी दैट विल बी 8 अगेन। सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन। नाउ अब मैं इसका अगला वर्जन इसका लिखता हूं। यदि मैंने लिखा है यहाँ पर लेट्स से फ्लोट n इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 2, एंड इफ आई वांट टू प्रिंट द फाइनल वैल्यू ऑफ n, व्हाट विल बी द रिजल्ट? द चॉइसेस आर अगेन द सेम। सो यहाँ पर क्या रिजल्ट आ सकता है? तो यहाँ पर भी लोग कहते हैं, अब स्टूडेंट्स कहते हैं 8.5 आएगा। कैसे? इस फ्लोट को देखते हुए देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए फिर से राइट हैंड साइड पर ये रूल अप्लाई करिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वांटिटी इज इंटीजर ऑपरेटेड बाय इंटीजर, डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ना। इंटीजर ऑपरेटेड बाय इंटीजर, द रिजल्ट विल बी इंटीजर ओनली। 8.5 तो जनरेट ही नहीं हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीजर क्वांटिटी 8 जनरेट हुई जिसे 2 बाइट्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ जब हम उसे असाइन कर रहे हैं n में जो कि 4 बाइट्स का है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ दिस केस, यहाँ पर 2 बाइट की क्वांटिटी है और 4 बाइट का वेरिएबल है, आसानी से स्टोर हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे लहजे में मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर बदला लिया जाएगा। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ इंटीजर वेरिएबल ने फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि मैं इंटीजर हूं, मैं सिर्फ इंटीजर क्वांटिटी जानती हूं, मैं इंटीजर क्वांटिटी स्टोर करूंगी या करूंगा, ये वेरिएबल n कह रहा है। लेकिन यहाँ ये जो वेरिएबल n है चूंकि फ्लोट है, तो उस बात का बदला वो यहाँ लेगा। वो क्या कहेगा, ठीक है आप इंटीजर है, वैसे तो मैं इंटीजर क्वांटिटीज नहीं रखता, पर फिर भी यदि आप आना चाहते तो मैं आपको रख लूंगा, लेकिन आपको मेरे टाइप का बनना होगा, मतलब फ्लोट बनना होगा। तो अब इस 8 को प्रमोट करेंगे, वैल्यू विल बी प्रमोटेड टू 8.0, और फाइनली जब हम इस n को प्रिंट करेंगे तो जो वैल्यू प्रिंट होगी आइदर इट विल बी 8.0 और 8.6 times 0, that is depends upon the precision whatever you are using. So इस तरीके से या तो आंसर आएगा 8.0 या 8.0000। तो इस तरीके से जब भी ऐसे केसेस आए आप एकदम से आंसर ना करें, पहले राइट हैंड साइड पे ये रूल्स अप्लाई करें, फिर जो वैल्यू आती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके टाइप को देखते हुए उसमें उसे असाइन करने की कोशिश करिए, फिर फाइनल आंसर बताइए। लास्ट केस डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हुआ फ्लोट f इज इक्वल टू 17.2.0 और अब इस समय आएगा आंसर 8.5। वो कैसे? फ्लोट ऑपरेटेड बाय फ्लोट, द वैल्यू 8.5 विल बी जनरेटेड, दिस इज ऑफ 4 बाइट, द वेरिएबल इज ऑफ 4 बाइट, पूरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फाइनली जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगा 8.5। तो इन सारे तीनों केसेस में भी लग रहा था कि वैल्यू 8.5 प्रिंट होगी, लेकिन नहीं होगी, सिर्फ इस केस में 8.5 वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट रूल रिलेटेड टू दी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ये रूल्स लगाएं, उसके बाद जो भी राइट हैंड साइड पे वैल्यू आई है उसको ये देखिए कि वो लेफ्ट हैंड साइड में किस टाइप की वेरिएबल में असाइन हो रही है। यदि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसका टाइप और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू इवेल्युएट होकर आ गई है उसका टाइप यदि सेम है तो पूरी वैल्यू इनिशियलाइज होगी, जैसे कि केस 1 में और केस 4 में हुआ है। आई नेम इट एज केस 1, दिस इज केस 4, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। बट इन केस ऑफ 2 एंड 3, तो 2 की बात करें, यदि राइट हैंड साइड पे ज्यादा कैपेसिटी की वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल कम कैपेसिटी का है तो वैल्यू ट्रंकेट होगी, जैसे कि 8.5 ट्रंकेट होकर 8 हो गया। लेकिन उल्टी बात करें या दूसरे केस की बात करें, अपोजिट केस की बात करें, तो राइट हैंड साइड पे यदि कम कैपेसिटी की क्वांटिटी है और लेफ्ट हैंड साइड में यदि वेरिएबल ज्यादा टाइप का है तो वैल्यू विल बी एक्सपांडेड। सो दीज आर दी अरिथमेटिक रूल्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करें तो इन सारे रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हम लोग जब इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।